हेलो नमस्कार साथियों, दूसरे सिविल क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोग भलीभांति परिचित हैं कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से विशेष तौर पर उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती परीक्षा के संदर्भ में कल एक पत्राचार जारी किया गया है और उस पत्राचार के माध्यम से आप ये कह सकते हैं कि आपका जो रेस्पेक्टिव सिलेबस है, यानी कि आपका जो पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम को आपके सामने क्या है, प्रस्तुत कर दिया गया है। नाना प्रकार के जो आपके विषय हैं, उन तमाम प्रकार के विषयों के संदर्भ में क्या पाठ्यक्रम आपका रहेगा या परीक्षा के आलोक में किस पाठ्यक्रम का आपको सामना करके चलना है, आयोग ने इन तमाम प्रकार की बातों को स्पष्ट करने का कार्य कर दिया है। देखिए मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोग भलीभांति परिचित है कि हम आपको इतिहास और नागरिक शास्त्र के विषय में सहायता पहुंचाने का कार्य करते हैं। आप इन बातों को भी भलीभांति जानते हैं, समझते हैं कि हमारी ओर से उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती परीक्षा के संदर्भ में इतिहास की जो कक्षाएं हैं लगातार आयोजित हो रही हैं। नागरिक शास्त्र की जो कक्षाएं हैं वो भी क्या है, लगातार आयोजित हो रही हैं। तो हमने हाल ही में जो पाठ्यक्रम आपके समक्ष रखा गया है, उस पाठ्यक्रम को वेरी क्लोजली ऑब्जर्व करने का काम किया है। इतिहास जैसी विषय वस्तु के संदर्भ में जो पहला पाठ्यक्रम था उसको हमने एक और रखा, और जो अब ये हाल ही में पाठ्यक्रम जारी हुआ है इसको हमने एक और रखा। तो हमने ये पाया कि इतिहास जैसी विषय वस्तु के संदर्भ में जो पाठ्यक्रम आपका पहले था वही पाठ्यक्रम क्या आपका अभी भी है, यानी कि किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। यही कार्य हमने कहां पर किया, नागरिक शास्त्र जैसी विषय वस्तु के संदर्भ में किया, और नागरिक शास्त्र जैसी विषय वस्तु के संदर्भ में एक और हमने किसको रखा, पुराने पाठ्यक्रम को रखने का कार्य किया, और एक और हमने क्या है, नए पाठ्यक्रम को रखने का कार्य किया। माइनर चेंजेस हमको दिखाई पड़े, एक या दो प्रकार की शब्दावलियों में क्या है, माइनर चेंजेस हमको दिखाई पड़े, लेकिन वो जो आपके माइनर चेंजेस हैं उनका मतलब ये नहीं है कि आपका पाठ्यक्रम बदल दिया गया है। क्योंकि मैं आपको इतिहास और नागरिक शास्त्र जैसी विषय वस्तु के संदर्भ में पढ़ाने का कार्य करता हूं, तो मैंने अपनी ओर से पहले यह समझा कि आपके समक्ष आने से पहले पुराने और नए जो आपके पाठ्यक्रम हैं उनको एक बार प्रॉपर्ली टैली कर लिया जाए, देखा जाए कि हुआ क्या है। तो अगर हम इतिहास और नागरिक शास्त्र जैसी विषय वस्तु की बात करेंगे तो यहां पर हम तो आपको यही कहेंगे कि आपके पाठ्यक्रम में कोई बदलाव नहीं है। मैंने कहा ना, आपके पाठ्यक्रम में कोई बदलाव नहीं है। हाँ, मैं ये अवश्य आपके सामने रखूंगा कि नागरिक शास्त्र जैसी विषय वस्तु के संदर्भ में मुझे कुछ माइनर चेंजेस दिखाई पड़े, वो भी तब दिखाई पड़े जब मैंने पुराने और नए पाठ्यक्रम को बार बार यानी कि कई बार टैली करने का कार्य किया। लेकिन वो जो आपके माइनर चेंजेस हैं उनका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपके पाठ्यक्रम में कोई क्या हुआ है, बदलाव हुआ है। बाकी हम ये आप लोगों से अपेक्षा करते हुए चलेंगे कि आपके जो भी अपने रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट हैं, आप उनके बारे में एक बार ये कैलकुलेशन अवश्य कर लें कि पुराना पाठ्यक्रम आपका क्या था और नया पाठ्यक्रम आपका क्या था, और अपने आप को समझाने का कार्य करें कि क्या कोई परिवर्तन हुआ है या परिवर्तन नहीं हुआ है। या आपको नए पाठ्यक्रम में अगर कोई भी माइनर चेंज अगर आपको नजर आता है, तो यहां पर मैं तो जैसे दो प्रकार की विषय वस्तु के संदर्भ में मैंने अपना व्यवहार किया है, तो मैं तो यही आपको समझाता हुआ चलूंगा कि माइनर चेंजेस जो किए गए हैं वो पहले भी आपको पढ़ने थे और अब भी आपको क्या है, पढ़ के चलने हैं। तो ये चर्चा मैंने क्यों की, ये चर्चा मैंने इस नाते की कि पाठ्यक्रम का हमने काफी इंतजार किया सभी लोगों ने, और पाठ्यक्रम का इंतजार करने के पश्चात मैं विशेष तौर पर
दो प्रकार की विषय वस्तु के संदर्भ में कहूंगा कि इतिहास और नागरिक शास्त्र के जो अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने पिछले काफी लंबे समय से पाठ्यक्रम का इंतजार किया और अपनी तैयारी के सामने विराम लगाने का कार्य किया, उन्होंने अपना केवल और केवल क्या है, नुकसान किया है, अपना कोई फायदा नहीं किया है। केवल नुकसान किया है, फायदा नहीं किया है। क्योंकि यदि लगातार आप पुराने पाठ्यक्रम पर ही आधारित होकर के, हमने लगातार कक्षाओं का संचालन किया और पुराने पाठ्यक्रम के आधार पर ही लगातार कक्षाएं संचालित होती रहीं। हमने अपनी पेड क्लासेस में विद्यार्थियों को, अभ्यर्थियों को यही समझाने का कार्य किया कि जो होगा उसको संभाल लेंगे। लेकिन वर्तमान समय में जो पाठ्यक्रम बना हुआ है उसके अनुसार क्या है, लगातार व्यवहार करते रहते हैं। तो मेरा एक निष्कर्ष ये निकलता है कि भाई आप अपने अपने जो सब्जेक्ट हैं उनको एक बार टैली कर लेंगे, पुराने पाठ्यक्रम को नए पाठ्यक्रम के सामने रखेंगे, और अगर आपको ऐसा प्रतीत होता है कि पुराने पाठ्यक्रम और नए पाठ्यक्रम में कोई बदलाव नहीं है, तो एक बार अपने आप को समझा लेना कि आपने कितना अपना भारी नुकसान कर दिया है। इतिहास और नागरिक शास्त्र के बारे में तो मेरा ओपन डिस्कशन है, यहां पाठ्यक्रम में कोई बदलाव नहीं है। जैसा पहला था आप वैसा ही मान के चलेंगे, जैसा पहला था आप वैसा ही क्या है, मानते हुए चलेंगे। हम कल आपके सामने नहीं आए, इसका कारण यह था कि कल से ही, जब से यह पाठ्यक्रम आपका जारी हुआ है, लगातार विद्यार्थियों के संदेश आ रहे थे, लगातार विद्यार्थियों के सवाल आ रहे थे। हम उन तमाम प्रकार के सवालों को ऑब्जर्व कर रहे थे और उन तमाम प्रकार के सवालों का हमने एक लिस्ट बनाने का कार्य किया है। और लिस्ट में जो सवाल हमारे सामने आए हैं उसमें सबसे पहला सवाल जो आपके सामने बनता है वो ये बनता है कि अधिकांश विद्यार्थियों ने ये पुटअप किया है कि क्या अब सभी को मौका मिलेगा। अभी जो आपका नया नोटिफिकेशन जारी होगा, क्या इस नए नोटिफिकेशन के माध्यम से सभी को मौका मिलेगा? मेरे प्यारे साथियों, सभी को मौका मिलेगा, क्योंकि ये जो अब आपका एग्जामिनेशन है ये फ्रेश एग्जामिनेशन है। अब जो आपका नोटिफिकेशन आएगा वो फ्रेश नोटिफिकेशन होगा। और एग्जामिनेशन अगर आपका फ्रेश है, यदि आपका नोटिफिकेशन फ्रेश है, तब विदाउट एनी हेजिटेशन हम इस बात को यहां पर कह सकते हैं कि सभी को बराबर का मौका मिलेगा। यानी कि ऐसी कोई बाध्यता आयोग की ओर से नहीं आएगी कि जिन लोगों ने पहले फॉर्म फिल किया था वही लोग परीक्षा में प्रतिभाग करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। सबको एकदम फ्रेश चांस यहां पर मिलेगा। यह सवाल क्या है मेरे प्यारे साथियों, लगातार मेरे सामने आया और इसको मैंने आपके सामने क्या है, सॉर्ट आउट करने का कार्य किया है। अगला सवाल जो मेरे सामने आया है उसमें अधिकांश विद्यार्थियों ने यह पुटअप करने का कार्य किया है, क्या दोनों पेपर एक ही दिन होंगे? मेरी संभावना यह कहती है कि दोनों पेपर एक ही दिन होंगे। ऐसा मैंने क्यों कहा? हालांकि मैंने कहा कि मेरी संभावना है कि दोनों पेपर एक ही दिन होंगे। और ऐसा मैंने क्यों कहा? ऐसा मैंने इस नाते कहा मेरे प्यारे साथियों, भारतीय संदर्भ में ऐसी कई सारी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जहां एक दिन में 2 पेपर होते हैं, 2 से अधिक पेपर भी होते हैं। अगर आप अपने अपर पीसीएस को ही टैली करने का काम करेंगे तो एक पेपर आपका सामान्य अध्ययन का होता है, एक पेपर आपका सीसेट का होता है। अगर आप स्टेट पीसीएस में, अपर पीसीएस में जाएंगे, लोअर पीसीएस में जाएंगे, तो वहां पर जो आपके मेंस एग्जामिनेशंस होते हैं तो वहां पर आप देख पा रहे हैं कि एक दिन में क्या आपका मोर देन 1 पेपर आपको आ जाते हैं। इवन जो आपका सीडीएससी का एग्जामिनेशन है, जिसको हम सीडीएस की परीक्षा कहते हैं, वहां तो एक दिन में 3 पेपर होते हैं। सामान्य अध्ययन का पेपर होता है, आईएमए के लिए मैथमेटिक्स का पेपर भी होता है। अगर हम आईएमए की बात करेंगे तो एक दिन में 3 पेपर होते हैं, अगर हम ओटीए की बात करेंगे तो एक दिन में क्या है, 2 पेपर होते हैं। तो कहने का मतलब यह है, तात्पर्य यह है कि हमारे यहां प्रतियोगी परीक्षाओं की कमी नहीं है, जहां पर एक दिन में मोर देन 1 पेपर आपका होता है। तो ये पेपर दोनों जो आपके हैं एक ही दिन संचालित होंगे, ये मेरी संभावना है।
अगला सवाल जो विद्यार्थियों को आया वो ये आया है कि सर हमको ये बताइएगा कि पाठ्यक्रम तो आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे जो विषय हैं उनको सेक्शन वाइज डिवाइड कर दिया गया है। सेक्शन ए बी, कहीं कहीं क्या है सेक्शन ए बी सी भी है। जैसा आप नागरिक शास्त्र की बात करेंगे तो पेपर नंबर 2 में क्या है सेक्शन ए बी सी, 3 सेक्शंस आपको मिल रहे हैं। तो यहां पर विद्यार्थियों ने ये क्वेश्चन पुटअप करने का कार्य किया है कि सर क्या कोई ऐसी बाध्यता आ सकती है कि हमको सेक्शन वाइज स्कोर मेंटेन करके चलना पड़े कि सेक्शन ए में आपका इतना होना ही चाहिए, या सेक्शन बी में आपका इतना होना ही चाहिए, या सेक्शन सी में आपका इतना होना ही चाहिए? ऐसा नहीं है। आपको जो अपना स्कोर मेंटेन करना है पेपर 1 और पेपर 2 के माध्यम से करना है। ओके मेरे प्यारे साथियों, आपको जो अपना स्कोर मेंटेन करके चलना है वो पेपर 1 और पेपर 2 के माध्यम से करना है। आप जान ही पा रहे हैं कि पेपर 1 और पेपर 2, पेपर 1 के टोटल मार्क्स कितने हैं 150, टोटल आपके क्वेश्चंस कितने हैं 150। तो पेपर 1 और पेपर 2 के हिसाब से क्या है आपको यहां पर अपना स्कोर क्या है मेंटेन करके चलना होगा। सेक्शन वाइज स्कोर मेंटेन करके चलने की कोई बाध्यता यहां पर नहीं है। यह सवाल बहुत बार हमसे पुटअप किया गया, कल से ही लगातार संदेश आ रहे हैं। अब अगली बात यह है कि वो बात हम आपको क्या है अपनी ओर से समझाना चाहते हैं। वो बात क्या है देखिएगा कि पेपर तो आपके सामने 2 हैं, पेपर तो आपके सामने क्या है 2 हैं, सवाल आपके सामने कितना हो गया 300, नंबर आपके सामने कितना हो गया 300, लेकिन समय आपको भरपूर दे दिया गया है। पेपर 1 में 150 सवाल हैं तो 3 घंटे हैं, पेपर 2 में 150 सवाल हैं तो 3 घंटे हैं। तो अगर हम समय की यहां पर कैलकुलेशन करने का काम करें तो समय मैं विदाउट एनी हेजिटेशन आपको यह कहना चाहूंगा कि कमीशन ने आपको भरपूर दे दिया है। आप खुद इस मामले को ऑब्जर्व करके देखना, 150 सवालों के लिए 3 घंटे का समय बहुत ज्यादा पर्याप्त है। तो समय को लेकर के यहां पर आपको क्या है कमीशन की ओर से मेरे प्यारे साथियों अ वेरी पॉजिटिव रिलैक्सेशन दिया गया है। इस मामले को आपको पकड़ना भी है, इस मामले को आपको समझना भी है, और इस मामले को क्या है मेरे प्यारे साथियों अपनी तैयारी में शामिल करके चलना भी है। अगला जो क्वेश्चन यहां पर पुटअप किया गया वो ये है कि क्या सर एग्जामिनेशंस जो होंगे, अलग अलग जो आपके एग्जामिनेशंस होने हैं, अलग अलग विषयों की जो आपकी परीक्षाएं होनी हैं वो समय पर होंगे? जी हां, बिल्कुल समय पर होंगे। एक बात तो क्लियर है कि 25 जनवरी को आपको एग्जामिनेशन देना है। अब यह बात आफ्टर नोटिफिकेशन ही क्लियर हो पाएगा कि 25 जनवरी को कौन कौन से जो आपके विषय हैं जिनकी परीक्षा होनी है। लेकिन यह तय है कि 25 जनवरी को आपका एग्जामिनेशन होगा। अगर हम आयोग के पिछले व्यवहार को कैलकुलेट करने का काम करें तो आयोग ने यह काम करके दिखाया है कि समय पर परीक्षाएं हुई हैं, ऐसा नहीं कि समय पर परीक्षाएं नहीं हुई हैं। अब यहां किसी को नुकसान भी है, किसी को फायदा भी है। नुकसान किसको हो जाएगा? जिनका 25 जनवरी में एग्जामिनेशन होना है। फायदा किसको हो जाएगा? जिनके विषय की परीक्षा बाद में होनी है। बात को समझना, यहां फायदे और नुकसान दोनों हैं। फायदा किसको हो जाएगा? जिनका पेपर का टर्न 25 जनवरी को नहीं आएगा, है ना। नुकसान किसका हो, आप समझो मेरी बात को, कि फायदा किसका होगा कि जिनका पेपर का टर्न 25 जनवरी को नहीं आएगा, और नुकसान किसका हो जाएगा? जिसका पेपर का टर्न 25 जनवरी को आ जाएगा। तो यहां आप ये बात तो अब कमीशन की ही है जी कि फायदा किसको मिलेगा और नुकसान किसको मिलेगा। लेकिन मैं यहां पर एक बात आपको समझाना चाहूंगा कि फायदा और नुकसान सभी लोग कैलकुलेट करके चलेंगे। सभी लोगों के मन में डर होगा कि 25 जनवरी को हमारा पेपर होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो क्या होगा। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती परीक्षा का जो वातावरण है ये 2024 से लगभग बना हुआ है, और हम भी लगातार आपको यही समझाने का कार्य कर रहे थे। अलग अलग प्रकार के संस्थानों ने भी लगातार आपको यही समझाने का कार्य किया कि
व्यवस्थाएं दाएं बाएं हो सकती हैं, जैसे आपका स्क्रीनिंग का पेपर हटा, लेकिन जो आपका सब्जेक्ट है वो तो आपको पढ़ के चलना ही पड़ेगा, वो तो आपको कैलकुलेट करके चलना ही पड़ेगा। तो ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती थी कि आप समय से जागते, और समय से जागते हुए क्या है, आपको अपना जो विषय आधारित व्यवहार है वो कर देना चाहिए था। अब ये रहेगा, यहां नुकसान और फायदे दोनों हैं, लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि जिनको नुकसान होगा 25 जनवरी की परीक्षा के संदर्भ में, मैं खुल के बोलूंगा इस बात में, वो इसके लिए खुद ही जिम्मेदार है। तैयारी में ढिलाई बरतना अच्छी बात नहीं है। हमने भी लगातार संदेश दिए, बाकी लोगों ने भी लगातार संदेश देने का कार्य किया कि सब्जेक्ट पर कमांड बनाओ। 6 महीने लगता है कम से कम। अगर आप विषय को कैलकुलेट करने का काम करोगे, 1.5 या 2 महीने की कहानी नहीं है। सही तरीके से अगर आप अपने सब्जेक्ट को कैलकुलेट करने का काम करोगे तो मैं विदाउट एनी हेजिटेशन कहना चाहूंगा 6 महीने का समय लगता है। हम 2025 के अप्रैल और मई माह से तैयारी करवा रहे हैं इतिहास और नागरिक शास्त्र जैसे विषय का, और हमने अब तक आते आते 65% सिलेबस वाइंड अप किया है। हम झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन दिल से पढ़ाया है। विषय के साथ जो व्यवहार होना चाहिए, विषय के साथ जो न्याय होना चाहिए, वो करके दिखाया है। अगर हमारे विषय का पेपर 25 जनवरी को होता है तो मात्र 35% सिलेबस रुका हुआ है, यानी कि बचा हुआ है। तो 35% सिलेबस यदि बचा हुआ है तो आप ये मान के चलेंगे कुछ भी नहीं बचा हुआ है। मेजर एरिया, कोर एरिया हम वाइंड अप कर चुके हैं। यहां इस बात को जरा अपने आप को समझाना, इसको ऑब्जर्व करना। अगला जो मामला है वो ये है कि सवाल ये पुटअप किया गया कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, जो एक समाचार पत्र के माध्यम से सामने आया था कि 808, इसमें हम आपको यह कहना चाहेंगे कि 808 भी रह सकती हैं, और थोड़ा इसमें क्या है, इंक्रीजमेंट भी हो सकता है। ये थोड़ी क्या है, बढ़ भी सकती है। इसका कारण हमें यह नजर आता है कि जब इस प्रकार के व्यवहार होते हैं किसी भी परीक्षा के संदर्भ में, जब इस प्रकार के बार बार जो आपके डिस्टर्बेंसेस हैं वो आपके सामने आते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो कई बार कमीशन आपको रिवार्ड देकर के चलता है। कई बार कमीशन क्या है, आपको रिवार्ड देते हुए चलता है। 2026 इलेक्शन ईयर आप मान के चलेंगे, आपको रिवार्ड मेरे हिसाब से मिलना चाहिए, यानी कि जो आपका टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है उसमें आपका जो इंक्रीमेंट है थोड़ा बहुत होना चाहिए। अगर नहीं भी होता है तो 808 आपके सामने बना हुआ है, तो 808 की संख्या कम नहीं है। 808 की जो संख्या है वो एक प्रॉपर नंबर आपको दिया गया है, प्रॉपर नंबर आपके सामने क्या है, रखा गया है। अब हम आप लोगों से ये अपेक्षा करके चलना चाहेंगे कि भाई जिनके जो जो विषय हैं, कम से कम अब अपने समय की बर्बादी ना करें। जहां भी आपको अच्छा लगता हो वहां आप अपना बिना समय बर्बाद किए जुड़ाव करके चलें, और जो समय आपके सामने बचा हुआ है उस समय को आधार बना करके दिन रात एक कर दें। भूल जाएं दुनिया को, भूल जाएं अपने चारों तरफ के वातावरण को, भूल जाएं अपने, मैं कहना चाहूंगा, मैं तो यह भी कहना चाहूंगा कि भूल जाओ सभी को। बस लग जाओ केवल और केवल अपने विषय पर। अपने विषय को आधार बनाते हुए क्या है, उसमें जीना प्रारंभ करो, उसमें जीना प्रारंभ करो। अब कम से कम अब आकर के आप अपने समय की कोई बर्बादी नहीं करेंगे। ये हम आपसे क्या है, एक संवैधानिक अपेक्षा करते हुए चल रहे हैं, क्योंकि मैंने बार बार कहा है उत्तराखंड में प्रवक्ता अपने आप में कोई पद नहीं है, ये बहुत बढ़िया पद है। ऑल ओवर इंडिया में अगर आप कैलकुलेशन करने की बात करेंगे तो मैंने कई बार ये कहा भी है पहले कि उत्तराखंड में, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में प्रवक्ता को वो वेतन नहीं मिलता है जो वेतन आपको कहां मिलता है, यहां उत्तराखंड में आपको क्या दिखाई पड़ता है। तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में वेतन में ही बहुत ज्यादा अंतर है। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आप लग जाओ भाई, अब समय की बर्बादी ना करो। जहां भी आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है कि जो जो आपके विषय हैं वहां पर आपको बेस्ट फैसिलिटी आपको दी जा रही है,
डिस्कशंस आपके क्वालिटी ओरिएंटेड हैं, आपको अच्छे से सिखाया जा रहा है, तो उन तमाम प्रकार की बातों को ध्यान में रखते हुए जहां आपका मन करे वहां आप जुड़ जाएं। कम से कम अब यह मत कर देना कि हम नोटिफिकेशन का वेट करेंगे, उसके बाद अगला व्यवहार हम करेंगे। अब यह मत करना, कम से कम अब यह मत कर देना, ठीक है जी। तो ये तमाम प्रकार की बातें कुछ हमें आपके सामने रखनी थी। अब इसके बाद मैं पाठ्यक्रम पर आना चाहूंगा। इसके बाद मैं क्या है मेरे प्यारे साथियों, पाठ्यक्रम पर आना चाहूंगा। और यहां पर जो पाठ्यक्रम है, मैं पाठ्यक्रम दो ही प्रकार के विषयों का हल्का सा डिस्कस करके चलूंगा, क्योंकि मेरे विषय क्या है, इतिहास और नागरिक शास्त्र। अगर हम नागरिक शास्त्र जैसी विषय वस्तु को कैलकुलेट करने का काम करें तो यह है आपका पेपर नंबर 1। पेपर नंबर 1 में आप देख पा रहे हैं कि प्रश्नों की संख्या कितना है। तो प्रश्नों की संख्या आपके सामने कितना बना हुआ है, तो प्रश्नों की जो संख्या आपके सामने है वो 150 है, 150 है। और इसके लिए जो आपके अंक निर्धारित हैं वो क्या है, 150 ही हैं। जो आपके मार्क्स हैं, तो मार्क्स आपके कितने हैं मेरे प्यारे साथियों, वो भी आपके सामने कितने हैं, 150 हैं। समय आपको प्रॉपर दिया गया है। समय कितना दिया गया है, 3 घंटे का समय क्या है आपको यहां पर दिया गया है। पेपर 1 को अगर आप कैलकुलेट करने का काम करेंगे तो पेपर 1 में मेरे प्यारे साथियों जो आपका सेक्शन आपके सामने आया है, जो आपका सेक्शन ए आपके सामने बना हुआ है, सेक्शन ए में आपको जो कुछ दिया गया है इसमें नो चेंज। अब सोचो कितना भारी नुकसान आपने अपना कर दिया है। इसमें क्या है, नो चेंज। अब सोचो कितना भारी नुकसान आपसे हो गया है। जो पहले था वो अभी भी बना हुआ है, जो पहले था वो अभी भी बना हुआ है, जो पहले था वो अभी भी बना हुआ है। इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। अब ये बात आपको खुद समझाना है अपने आप को कि आपने अपना नुकसान किया या आपने अपना क्या है, फायदा किया। अब इसका जो सेक्शन बी है ये अब और ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। सेक्शन बी जो आपका है वो और ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। सेक्शन बी मेरे प्यारे साथियों महत्वपूर्ण इस नाते हो गया है क्योंकि आप एक बात देख रहे हैं कि सेक्शन बी में जो आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट है इसकी उपयोगिता बढ़ जाएगी। हमने अपने कक्षाओं में इंडियन नेशनल मूवमेंट को थ्रोली कैलकुलेट कराया। हालांकि विद्यार्थी अभ्यर्थी थोड़ी असहजता महसूस कर रहे थे, वो आधुनिक भारत पढ़ना नहीं चाहते थे, लेकिन हमने अपनी ओर से मनमाना व्यवहार किया और उनको आधुनिक भारत पढ़ाया। तो यहां पर जो आपका सेक्शन बी है, सेक्शन बी में जो आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट है और इंडियन नेशनल मूवमेंट के साथ जो क्लब किया गया है, जो जोड़ा गया है, वो इंडियन पॉलिटी को भी जोड़ दिया गया है। इंडियन पॉलिटी को भी क्या है, जोड़ दिया गया है। और यहां पर आप परिवर्तन मान के नहीं चलेंगे, यहां पर आप क्या है, चेंजेस मान करके नहीं चलेंगे। तो पहले क्या हो रहा था, पहले यह हो रहा था कि इंडियन पॉलिटी और यहां पर जो मॉडर्न हिस्ट्री वाला सेक्शन आपके सामने रखा गया था पहले पाठ्यक्रम के अनुसार, तो विद्यार्थी उसको नजरअंदाज करके चल रहे थे। विद्यार्थी उसको क्या है, नजरअंदाज करके चल रहे थे। बट अब ये पेपर 1 में सेक्शन बी में है, प्रॉपर इसका एक सेक्शन आपको दिखाई पड़ रहा है। और अगर इसका सेक्शन आपको दिखाई पड़ रहा है तो ये सारी चीजें आपके लिए क्या हो जाती हैं, महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ये सारी की सारी चीजें क्या हैं, आपके लिए क्या हो जाती हैं, महत्वपूर्ण हो जाती हैं। यानी कि अब यहां पर पेपर नंबर 2 का जो सेक्शन नंबर 1 है इसमें सारी चीजें आपको क्या है, ये कैलकुलेट करके चलना पड़ेगा। नेशनल मूवमेंट आपको थ्रोली पढ़ना पड़ेगा। हमने थ्रोली अपने सिलेबस में क्या है, ये करा दिया है। इंडियन पॉलिटी आपको क्या है, थ्रोली पढ़ के चलना पड़ेगा। इंडियन पॉलिटी आपको क्या है, ये बिल्कुल जो कुछ यहां पर दिया गया है, संविधान सभा रचना और कार्य है, प्रस्तावना, नागरिकता, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, मौलिक कर्तव्य हैं, संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। और इसी को आपको कहां जोड़ना है, सोशल चेंजेस के साथ जोड़ना है, सामाजिक परिवर्तन के साथ आपको जोड़ना है। तो ये देखिए पूरा राष्ट्रपति आपको दिया गया है, प्रधानमंत्री आपको दिया गया है, मंत्रिपरिषद, पार्लियामेंट्री सिस्टम आपको दिया गया है। यहां राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, मंत्रिपरिषद है, राज्य विधायिका है। यहां पर आपको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को दे दिया गया है। और इसमें
उत्तराखंड का भी रेफरेंस यहां पर लिया गया है। उत्तराखंड राज्य के विशेष संदर्भ में दो स्थानीय स्वायत्त शासन में महिला हेतु आरक्षण और उसका प्रभाव, और भारत में संघवाद को भी पुटअप किया गया है। ये अब इसका सिग्निफिकेंस बढ़ गया है, अब इसका सिग्निफिकेंस बढ़ गया है। मैं यहां पर हल्का सा इशारा किया है कि आप ये मान के चलेंगे पेपर 1 सेक्शन बी अब पूरा आपके लिए महत्वपूर्ण है। आधुनिक भारतीय इतिहास को आपको जितना दिया गया है पढ़ के चलना पड़ेगा, और इंडियन पॉलिटी जितना आपको दिया गया है आपको पढ़ के चलना पड़ेगा। ये सब कुछ वही है जो पहले था लगभग में। ठीक है जी। अगर आप आगे बढ़ने का कार्य करेंगे तो अब आपके सामने क्या जाएगा, यहां पे ये सब कुछ वही है ना, यहां पे कोई परिवर्तन नहीं है। न्यायपालिका आपको पढ़ना है, चुनाव आयोग आपको पढ़ना है, चुनाव सुधार आपको पढ़ना है ना। हालांकि जो चुनाव सुधार है वो कई बार कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में भी हम लोग कैलकुलेट करके चलते हैं। पंथ निरपेक्षता है, संप्रदायवाद है, क्षेत्रवाद है, जातिवाद की राजनीति है, राजनीतिक दल एवं जनमत है ना। और राजनीतिक दल एवं क्या है, जनमत है। तो राजनीतिक दल एवं जनमत को हम कई बार कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में भी कैलकुलेट करने का काम करते हैं। लोकपाल है, लोकायुक्त है, नीति आयोग है, भारत के नवीन सामाजिक आंदोलन ये उठा लिए हैं कुछ मॉडर्न हिस्ट्री से, कि कृषक आंदोलन आपको दिखाने हैं, महिला आंदोलन आपको दिखाने हैं, पर्यावरण तथा विकास प्रभावी जन आंदोलन दिखाने हैं। इसमें आपको दो प्रकार की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इसमें एक तो आप क्या है मॉडर्न हिस्ट्री का रेफरेंस आप लेते हुए चलेंगे, और एक आप रेफरेंस लेके चलेंगे स्वतंत्रता के पश्चात का भी रेफरेंस आपको क्या है लेकर के चलना पड़ेगा। स्वतंत्रता के पश्चात का भी क्या है मेरे प्यारे साथियों रेफरेंस आपको लेकर के चलना पड़ेगा। उत्तराखंड राज्य आंदोलन में महिलाओं की भूमिका यहां पर आपको दिखाना है, और उत्तराखंड में वुमेन एम्पावरमेंट को आपको कैलकुलेट करना है। उत्तराखंड में मानवाधिकार आयोग, उत्तराखंड में मानवाधिकार आयोग और उसकी कार्यविधि आपको कैलकुलेट करके चलना है। तो यहां ये समझ में आ जाता है कि अब आप ये मान के चलेंगे कि जो पेपर 1 है और उसका जो सेक्शन बी आपके सामने है जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री है और आपका इंडियन पॉलिटी है, और उत्तराखंड के मेजर 1 क्या है आपके सामने रेफरेंसेस हैं, वो सारी की सारी चीजें आपके लिए क्या हो जाती हैं महत्वपूर्ण हो जाती हैं। नागरिक शास्त्र का जो पेपर नंबर 2 है कोई बड़ा परिवर्तन नहीं है, सब कुछ वही बना हुआ है। जो चीजें आपको पहले लेकर के चलनी पड़ थी, यह आपका जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है सेम है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स आपका क्या है सेम है बिल्कुल, ठीक है। तुलनात्मक राजनीति जो पहले था वही है। अगली बात देखो कि सेक्शन ए में क्या है आपका तुलनात्मक राजनीति है, और सेक्शन बी में क्या है लोक प्रशासन है। लोक प्रशासन में एक चेंज हुआ है। एक चेंज क्या हुआ है वो ये हुआ है कि जब आप मुख्य कार्यपालिका की बात करते हैं, नौकरशाही की बात करते हैं, तो पहले मैक्स वेबर का ओपन डिस्कशन नहीं था। पहले मैक्स वेबर का ओपन डिस्कशन नहीं था। हालांकि हमने क्लास में यही पढ़ाया था कि मैक्स वेबर को ही आपको कैलकुलेट करके चलना है, और उसने यहां पर क्या है मैक्स वेबर को ही एड ऑन करने का काम किया है, मैक्स वेबर को ही क्या है जोड़ने का कार्य किया है। कार्मिक प्रशासन सेम बना हुआ है, भर्ती है, प्रशिक्षण है, पदोन्नति है, सब कुछ वही है। वित्तीय प्रशासन में सेम है, सब कुछ है। और सूचना का सुशासन में प्रशासनिक भ्रष्टाचार की समस्याएं हैं, पारदर्शिता है, जवाबदेही है, और उत्तराखंड के विशेष संदर्भ में आपको क्या है ये दिखाना है, ये सूचना का अधिकार भी यहां पर आपको दिखाना है। तो पेपर नंबर जो आपका ये 2 है उसमें सेक्शन ए में क्या है आपका तुलनात्मक राजनीति है, और सेक्शन बी में क्या ऐड ऑन किया गया, सेक्शन बी में क्या गया है अब आपका क्या है लोक प्रशासन है। सेक्शन बी में क्या है लोक प्रशासन आपका यहां पर क्या है बन जाता है। इसका सेक्शन सी भी आपको मिलेगा, और सेक्शन सी में क्या आपका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति आप कह सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध आप कह सकते हैं, सेम है जैसा पहला था, सेम है जैसा पहला था। नो चेंज आपको लेकर के चलना है, नो चेंज आपको क्या लेकर के चलना है, सेम है जैसा पहला था, है ना। इतना हुआ है कि यहां पर ये जो आप देख रहे हैं ना शक्ति के संदर्भ में, तो ये जो आपका एक आप इसको एक शब्दावली मान सकते हैं, वाक्यांश मान सकते हैं कि विदेश नीति के निर्धारक तत्व विवादों का शांतिपूर्ण समाधान एवं कूटनीति, है ना। तो ये क्या था, ये पहले शस्त्र में था, ये पहले क्या था पुराने पाठ्यक्रम में यहां पर था। इसको क्या किया गया है यहां से उठा करके इसको यहां जोड़ दिया गया है। तो ये परिवर्तन नहीं है। आप
विवादों का शांतिपूर्ण समाधान एवं कूटनीति, ये शक्ति के संदर्भ में भी देख के चलेंगे और आप लोग क्या है शस्त्र के संदर्भ में भी क्या है देखते हुए चलेंगे। दोनों के संदर्भ में क्या आपको देख करके चलना पड़ेगा। बाकी जो आगे इसमें आपको दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय संबंध में, ये सब कुछ मेरे प्यारे साथियों पुराना ही है, नो चेंज। ये पुराना ही है, नो चेंज। तो इसका मतलब ये होता है कि जो आपका सिलेबस है नागरिक शास्त्र का, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, मैं तो यही कहूंगा। और यही आपको समझाते हुए चलूंगा कि भाई देखो, ऐसा है कि अच्छी बात है कि पाठ्यक्रम का इंतजार किया जाता है ना, लेकिन अब ये कह सकते हैं आपकी कमीशन ने आपके साथ क्या है गड़बड़ी कर दी कि पाठ्यक्रम काफ़ी लेट से दिया, लेकिन माहौल इस परीक्षा का बहुत पहले से बना हुआ था। पुराने पाठ्यक्रम को आधार बना करके उसके जो आपके रेस्पेक्टिव कोर एरियाज हैं उनको आपको कैलकुलेट करते रहना था। और अगर आप लगातार इस प्रकार के कैलकुलेशंस करते रहते तो मेरे प्यारे साथियों आज भार ना होता, आज काफ़ी आगे आप लोग होते। हालांकि यहां पर विद्यार्थियों की दो प्रकार की कैटेगरीज मेरे सामने आ रही हैं। कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिनकी संख्या काफ़ी कम है, जो बहुत लंबे समय से बने हुए हैं, वो लंबे समय से क्या है अपने आप को कैलकुलेट करवा रहे हैं, लंबे समय से क्या है अपने आप को कैलकुलेट करवा रहे हैं, तो वो तो आगे हैं ही। अब जो अभी हाल ही में जुड़ेंगे तो उनको थोड़ा चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, उनको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की आवश्यकता है और ये मामला उनके लिए क्या होगा, थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। अब थोड़ा इतिहास की बात कर लेते हैं, आ जाइए 84 पे आएगा, हल्का सा दिखा देता हूं हिस्ट्री को। भैया जी देखो सीधा लिख लो नो चेंज, इतिहास में नो चेंज, यहां भी नो चेंज है ना, यहां भी क्या नो चेंज है। ठीक है कि अगर आप इसको देखने का बात करेंगे तो मैं आपको यहां से बताना चाहूंगा कि प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के सोर्स पहले भी थे, पुरातात्विक स्रोत हैं, पुरालेख शास्त्र हैं, मुद्रा शास्त्र है, साहित्यक स्रोत है, यात्रा वृत्तांत हैं, मानव का उद्विकास पहले भी था, पुरापाषाण मध्यपाषाण काल नवपाषाण काल की ओर से आपको देखना है, सिंधु घाटी सभ्यता बिल्कुल ऐसे ही बना हुआ है, वैदिक काल ऐसे ही बना हुआ है, 16 महाजनपद बिल्कुल ऐसे ही बना हुआ है जैसा पहले था, नवीन धर्मों का युग यानी कि जैनिज्म और बुद्धिज्म बिल्कुल ऐसे ही बना हुआ है। अगर विदेशियों को आप कैलकुलेट करने का काम करेंगे, ईरानियन हैं और आपके कौन है यहाँ पर यूनानी है, बिल्कुल मौर्य साम्राज्य थ्रोली वही है, मौर्योत्तर काल में बिल्कुल वही आपसे पुटअप किया गया है, सातवाहन संगम युग में बिल्कुल पहले वाला है, गुप्त साम्राज्य में बिल्कुल पहले वाला है। ये कुछ रीजनल पॉलिटिकल पावर्स हैं, मौखरी हर्ष युग, उसकी राजनीतिक तथा धार्मिक उपलब्धियां बिल्कुल ऐसा ही है, नवीन शक्तियों का जो ओरिजिन है बिल्कुल सेम है। यानी कि कुल मिलाकर के ये आपका प्राचीन से लेकर के यहां तक का जो था आपका ये प्री मिडेवल इंडिया है, यहां तक कोई चेंज नहीं है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में कोई चेंज नहीं है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में कोई चेंज नहीं है। इन्होंने इतिहास में क्या किया है कि पेपर 1 में सेक्शन ए में क्या है आपका एनिसेंट और प्री मिडेवल हिस्ट्री है और सेक्शन बी में आपका क्या है मिडेवल हिस्ट्री है। पेपर 2 में क्या है आपका सेक्शन ए में मॉडर्न हिस्ट्री है और सेक्शन बी में आपका क्या है वर्ल्ड हिस्ट्री है। तो मिडेवल हिस्ट्री बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसा पहले बना हुआ था, कोई परिवर्तन नहीं है। आधुनिक भारत में भैया जी कोई चेंज नहीं है, जो आपको पहले पढ़ना था वो आपको आज भी पढ़ना है, अभी भी पढ़ना है, और विश्व इतिहास में भी किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। विश्व इतिहास में भी क्या है किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है, जो पहले था वो आपको अब भी पढ़ के चलना है। तो ये मेरे प्यारे साथियों हमको आपको बता करके चलना था, और जो आपको समझाया है वो अपने अपने विषयों के संदर्भ में कैलकुलेशंस करके चलेंगे। और अंत में एक ही बात बोलूंगा जो मैंने लगातार आपको बोली है, अब अपने समय की बर्बादी आप लोग नहीं करेंगे। अब ऐसा सकारात्मक व्यवहार आपको करना है कि उस अंतिम दिन की ओर आपको देखना है, जिस दिन फाइनल रिजल्ट इस परीक्षा का अनाउंस होगा उस दिन की ओर देखना है। जल्द ही कमीशन की ओर से आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपकी कितनी है एंड जो आपके एग्जामिनेशन हैं उनके रेस्पेक्टिव डेट्स क्या होंगी। अब जाते जाते 25 जनवरी के बारे में एक बात आपको अवश्य कहना चाहूंगा
कि मेरा आकलन यह कहता है कि 25 जनवरी में जो पेपर हो सकते हैं, इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर, साइंस का कोई एक सब्जेक्ट और ह्यूमैनिटीज का कोई एक सब्जेक्ट, इनका नंबर आ सकता है। हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, साइंस का कोई भी एक सब्जेक्ट और जो आपके ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट हैं, लाइक आपका हिस्ट्री हो जाता है, सिविक्स आपका हो जाता है, सोशियोलॉजी आपका हो जाता है, कुछ इस प्रकार की बातें आप कर सकते हैं, इनका भी नंबर आ सकता है। बहरहाल ये तो कमीशन ही आपको बता पाएगा कि भाई 25 जनवरी को कौन कौन सी परीक्षाएं होनी हैं और जो आगामी आपकी दिनांक हैं उस दिन कौन कौन सी परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। लेकिन मैंने ये बात आपको समझाने का कार्य किया है कि यहाँ पर आप ये मान के चलेंगे कि जिस तरीके से 2 प्रकार के विषयों के नए पाठ्यक्रम को टैली करने के पश्चात हमें ज्ञात हुआ कि कोई परिवर्तन नहीं है, तो आप ये बात अपने आप को अवश्य समझाएंगे कि पहले तो देरी हो गई, लेकिन कम से कम क्या है, अब आप देरी करते हुए नहीं चलेंगे। पहली तो देरी हो गई, लेकिन कम से कम क्या है मेरे प्यारे साथियों, अब आप क्या है, अब आप देरी करते हुए नहीं चलेंगे, अब आप क्या है, देरी करते हुए नहीं चलेंगे। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं इतिहास तथा नागरिक शास्त्र जैसी विषय वस्तु के संदर्भ में, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या है मेरे प्यारे साथियों, आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक आपको क्या है प्राप्त हो जाएगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको क्या है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या है आपको प्राप्त हो जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी क्या है आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है जी। साथ ही साथ हमने लगातार आपको यह समझाने का कार्य किया है, साथ ही साथ लगातार हमने आपको क्या है ये समझाने का कार्य भी किया है, वो ये है कि हमारी ओर से जो इतिहास तथा नागरिक शास्त्र जैसे विषय वस्तु के संदर्भ में 5000 प्रश्नों का संकलन बना हुआ है, उससे आप एक प्रकार के टेस्ट सीरीज मान के चलेंगे। उसके साथ भी क्या है आपको अपना जुड़ाव करते हुए चलना है, क्योंकि वहां से भी आपको क्या है नाना प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे, नाना प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे। तो कुल मिलाकर के मेरे प्यारे साथियों, इस चर्चा में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।